हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। आज हम लोग टॉपिक जो करने वाले हैं उसका नाम है निसर। ये प्रोजेक्ट जो है दिस इज़ बिटवीन नासा एंड इसरो, दैट इज़ दी स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका एंड दी स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। ये जो हमारा टॉपिक है, अगर हम इसको यूपीएससी के सिलेबस के नज़रिए से देखें तो ये आता है हमारे जीएस पेपर 3 के टॉपिक के अंडर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा एक टॉपिक है जिसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंडर ये टॉपिक फॉल करेगा। So let us start with the topic and see the contents. Contents में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि निसार है क्या, What is synthetic aperture radar, इसके बारे में हम देखेंगे। Then we will see निसार के कुछ फीचर्स के बारे में and lastly we will see the significance of this project. हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी announcement करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा and if there are limited seats you can grab this opportunity on first come first serve basis। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। निसार जो है इसका फुल फॉर्म है नासा इंस्रो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका एंड इसरो इज स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। साथ में इसके यहाँ पर लिखा है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, यानी इसके अंदर एक रेडार का इस्तेमाल होने वाला है जिसका अपर्चर सिंथेटिक तरीके से तैयार किया गया है। सो वील सी कि इसका काम क्या है, किस तरह से ये वर्क करेगा। ये नीचे यहाँ पर जो पिक्चर गिवन है दिस इज द एक्सपेक्टेड मॉडल ऑफ द सैटेलाइट, जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द रेडार। सो लेट अस सी व्हाट इज निसार। निसार एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है इसरो और नासा के बीच में, जहां पर ग्लोबल ऑब्जर्वेशन की जाएंगी किसके ऊपर, लैंड मास के ऊपर। अर्थ का जो टोटल लैंड मास है जो जिसके अंदर इंक्लूडेड है पोलर क्रायोस्फेयर, मतलब पोल्स को भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है, एंड ऑल्सो द इंडियन ओशन रीजन। तो पानी हो, धरती हो या आइस वाला रीजन हो, सारे ओवरऑल अर्थ को यहाँ पर कवर किया जाएगा। So point to be noted here is that it is an Earth observation mission. ये जो मिशन है this is proposed to be launched in early 2023, 30th September 2014 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, जिसके तहत हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का तय किया था। अब देखते हैं कि सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है। सो नासा ने इसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है that it is a type of active data collection where a sensor produces its own energy and then records the amount of that energy reflected back after interacting with the earth. So दो बातें यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं कि यहाँ पर एक सेंसर है जो अपनी एनर्जी जो है उसको एमिट करेगा और वो एमिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक जो एनर्जी उसके पास आएगी उसको वो मेजर करेगा। ये जो रिफ्लेक्टेड बैक एनर्जी होगी ये अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रीज हैं, ग्राउंड है, पानी है, आइस है, इन सब से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। और तब यहाँ पर ये सिंथेटिक अपर्चर रडार के अंदर एक इमेज क्रिएट किया जाएगा जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन तैयार होगा। वाइल ऑप्टिकल इमेजरी इज सिमिलर टू इंटरप्रेटिंग अ फोटोग्राफ, जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं वो ऑप्टिकल इमेजरी होती है, लेकिन सिंथेटिक अपर्चर रडार के अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इट विल एक्ट एज अ फ्लैश लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सेंसर्स जो होते हैं उनके अंदर
पैसिव सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है और सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसको सेंस कर लिया जाता है। लेकिन रेडार सेंसर्स जो होते हैं उसके अंदर फ्लैश कैमरा की तरह ये एक्ट करते हैं। रेडार जो होता है वो लाइट एमिट करेगा और जो वापस से पल्स आती है उसको रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन जो है उसको बनाएगा। इसके अंदर जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करी जाती है, इसके अंदर जब भी सिग्नल एमिट किया जाता है, नीचे प्रेजेंट जितने भी लैंड मास है उसकी सिर्फ पिक्चर क्लिक नहीं करनी है, उसका किस तरह का टेक्सचर है, उसका मॉइस्चर कैसा है, क्या वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, इस बात का भी हमें पता लग जाता है। और जैसे सनलाइट जो है वो नॉन पोलराइज्ड होती है और इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, जैसे हम जानते हैं इंफ्रारेड वेवलेंथ है, माइक्रोवेव है और इसके अंदर विजिबल रेंज भी होती है। रेडार के अंदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इट ऑपरेट्स विद इन अ वेरी नैरो एंड वेल डिफाइंड वेवलेंथ बैंड्स, तो बहुत ही कम एरिया है जिसके अंदर ये काम करता है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार इज एन एक्टिव सिस्टम और ये माइक्रोवेव डोमेन के अंदर काम करेगा। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, माइक्रोवेव डोमेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो माइक्रोवेव डोमेन है उसके अंदर काम करना है इसने। सो माइक्रोवेव्स आर नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड प्रोवाइड अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट्स एम। एम क्या है, हमने क्या करना है, ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ द लैंड सरफेस चेंजेस यूजिंग एडवांस्ड रेडार इमेजिंग। तो रेडार की हेल्प से हमने पूरे लैंड मास जो है, पूरा लैंड का जो सरफेस है अर्थ का, उसको हमने मेजर करना है। अब करना क्यों है उसको देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे। हम चाहते हैं क्या है कि धरती के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इफेक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम्स के ऊपर, धरती जो है वो बार बार बदल रही है, क्रस्ट जो है वो चेंज हो रहा है अर्थ का। ऑल्सो बहुत सारे जियोलॉजिकल हजार्ड्स अर्थ के ऊपर आते रहते हैं, हरिकेन्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एक्सेट्रा। धरती के ऊपर प्रेजेंट जो आइस है वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है, आप जानते हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो फिनोमेना है इनको कैप्चर करने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी जो है इसको बनाया। आगे हम इसको देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा हम करना क्यों चाहते हैं। अब कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। निसार जो है वो एक डुअल बैंड रेडार इमेजिंग मिशन है। डुअल बैंड, डुअल मतलब दो, तो इसमें दो तरह के बैंड इस्तेमाल होंगे जो माइक्रोवेव रेंज के अंदर फॉल करेंगे, एल बैंड एंड एस बैंड। इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए एल बैंड एस बैंड इज रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सम पर्टिकुलर वेवलेंथ। उसको हम आगे एक टेबल आएगा उसके अंदर देखेंगे। सो दो बैंड्स के अंदर ये काम करेगा और क्योंकि ये दो बैंड्स के अंदर काम कर रहा है तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत माइनर से माइनर चेंजेस भी अगर अर्थ के ऊपर हो रहे हैं, कुछ क्रस्ट के अंदर बदलाव आया, ग्लेशियर जो हैं अगर उसके पिघलते हुए हमें देखने हैं, कब किस समय के ऊपर कितना चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, ये तक चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, राइट। सो नासा इज प्रोवाइडिंग मिशंस एल बैंड SAR। एल बैंड की जो सर्विस है वो नासा प्रोवाइड कर रहा है और इसके साथ बहुत सारी GPS रिसीवर्स जो हैं वो नासा जो है बनाएगा और बहुत सारे और सिस्टम्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसरो जो है वो बनाएगा स्पेसक्राफ्ट बस जिसके अंदर वो लोकेटेड होगा। एस बैंड का रेडार जो है वो इसरो बना रहा है और ये जो लॉन्च व्हीकल जिसके अंदर ये जाने वाला है सैटेलाइट, वो भी इसरो बनाएगा। स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च होने वाला है उसके लिए जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल हो रहा है दैट इज GSLV Mark 2। प्रोपल्शन GSLV Mark 2 का सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक रहेगा और पेलोड जो है 2200 kgs का रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन्स इन न्यूज़ रहे हैं बहुत समय से, जब से GSLV Mark 2 और Mark 3 आए हैं। क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन्स जो हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अंदर किया क्या जाता है कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है और प्रेशर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा सैटेलाइट है उसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से अर्थ से जाएगा। इसरो ने कुछ ऐसी साइंस और एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई करी थी जो इस प्राइमरी मिशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग हो गया, लैंडस्लाइड की स्टडीज़ हो गई, ग्लेशियर्स की स्टडीज़ हो गई, हमने सॉइल का मॉइस्चर जानना है, कोस्टल प्रोसेसेस को जानना है, किस तरह से कोस्ट जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बात को हमें जानना है। कोस्टल विंड्स हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, या किसी भी तरह के कोई हैजार्ड्स को। तो जितनी भी एप्लीकेशंस को यहाँ पर इसरो ने
आइडेंटिफाई करा था, जो रिक्वायरमेंट्स इसरो को थी, जो उम्मीदें वो चाहता था कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरा करे, इसके लिए हमें वो सेकेंड रेडार फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत थी। मतलब हमें डुअल बैंड की ज़रूरत पड़ेगी जब इतने मान्यूट चेंजेस को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, राइट? निसार जो है वो एक पहला मिशन ऐसा होने वाला है, पहला सैटेलाइट मिशन ऐसा होने वाला है जो यूज करेगा दो डिफरेंट तरह के रेडार फ्रीक्वेंसीज को, एल बैंड एंड एस बैंड, टू मेजर चेंजेस इन आवर प्लैनेट सरफेस लेस देन अ सेंटीमीटर अक्रॉस। तो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस को यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। सो दिस इज द डिटेल्ड टेबल ऑफ द बैंड्स। यहाँ पे हम लोगों के लिए दो बैंड्स इंपॉर्टेंट है, वन इज एस बैंड, द अदर इज एल बैंड। सबसे पहले देखते हैं एस बैंड को। 2 to 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये इस्तेमाल करता है। 15 to 7.5 सेंटीमीटर का इसका वेवलेंथ है। करेगा क्या ये? लिटिल बट इंक्रीजिंग यूज फॉर SAR बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन, चाहे एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग आप लोगों को करनी हो, निसार जो है वो इस एस बैंड की हेल्प से ये काम कर पाएगा। एल बैंड के अंदर क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज 1 to 2 गीगाहर्ट्ज एंड 30 to 15 सेंटीमीटर का वेवलेंथ है। मीडियम रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसके अंदर जियो फिजिकल मॉनिटरिंग अगर हमें करनी हो, बायोमास वेजिटेशन मैपिंग अगर हमें करनी हो, मतलब ट्रीज कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम हैं, कहाँ पे डेजर्ट एरिया है, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बता पाता है। हाई पेनिट्रेशन है इसका। देखिए इसका मतलब क्या, हाई पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज लोकेटेड हैं, ऊपर से अगर कोई सिग्नल जो है वो एमिट किया गया, तो अगर तो हमारी वेवलेंथ कम होगी तो उस केस में ये ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो पेनिट्रेशन ज्यादा पॉसिबल है। मतलब आप ग्राउंड लेवल तक चेक कर सकते हो कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह का लैंडफॉर्म अवेलेबल है। So basically the significance of these bands is that these bands enable us to penetrate to whatever landform we want to go for, और इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमें अगर देखना हो कि आइस जो है वो कितनी ज़्यादा जमी हुई है ग्लेशियर्स के ऊपर, कितनी ज़्यादा थिकनेस है, उसकी थिकनेस कम हो रही है, बढ़ रही है, ये चीज़ को भी अगर हम चेक करना चाहते हैं तो भी ये बैंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, वो बहुत ही ज़्यादा एप्ट है। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, एस बैंड के अंदर निसार जो है वो अगर कभी जरूरत पड़ेगी वेजिटेशन डेंसिटी को और ज्यादा अच्छे से देखने की, तो वो सी बैंड को भी एनेबल कर सकता है, सी बैंड की एप्लीकेशंस भी लगा सकता है। सी बैंड को भी थोड़ा हम देख लेते हैं। 4 to 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर ये काम करता है। 7.5 to 3.8 सेंटीमीटर का वेवलेंथ। काम किस तरह से आता है ये हमारे ग्लोबल मैपिंग में, कोई भी छोटे से छोटा चेंज डिटेक्ट करना हो, लो टू मॉडरेट पेनिट्रेशन ये करने में कामयाब है। एंड कहीं पर आइस को आप चेक करना चाहते हैं, थिकनेस ऑफ द आइस को चेक करना चाहते हैं, क्रायोस्फेयर हम इसी चीज को कहते हैं, जहां जहां पर आइस का डेपोजिशन है दैट एरिया इज नोन एज क्रायोस्फेयर। ओशन मैरीटाइम नेविगेशन के अंदर आप देखिए ओशन कितना ज़्यादा डीप होता है, तो डेप्थ में जाकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि ओशन बेड पे किस तरह के लैंडफॉर्म्स अवेलेबल हैं हमारे पास। और थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो वेवलेंथ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टू कंसिडर व्हेन वर्किंग विद SAR, एज इट डिटरमाइंस हाउ द रेडार सिग्नल इंटरैक्ट्स विद द सरफेस, किस तरह से वो इंटरैक्ट करेगा। हाउ फार अ सिग्नल कैन पेनिट्रेट इनटू अ मीडियम, कितना उसका पेनिट्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार के लिए। और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इन बैंड्स की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है वो कर सकें, जहाँ पे हमें कम ज़रूरत है वहाँ कम कर सकें, ज़्यादा कहीं पर ज़रूरत है जैसे कि ओशन बेड्स हो गए या फिर हमारे ग्लेशियर्स हो गए वहाँ पर, या कहीं एरिया जो है वहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, या कई एरिया जो है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, धरती तक कभी कभी जो एनर्जी है वो पहुँच नहीं पाती रेडार की जो एमिट होती है। सो दैट इज़ वाई वी नीड दीज बैंड्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स बैंड जो है विच ऑपरेट्स एट अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर हैज़ अ वेरी लिटिल कैपेबिलिटी। तो आप देखिए वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है। इट हैज़ अ वेरी लिटिल कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट इन टू ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, तो बहुत ज़्यादा घने अगर जंगल होंगे वहाँ पर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। दस इट मोस्टली इंटरैक्ट्स विद द लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? ये एरिया, ये जो ऊपर का एरिया है, इसी से इंटरैक्ट करके रेज जो हैं वो वापस चली जाएंगी। एंड एल बैंड सिग्नल ऑन द अदर हैंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 23 सेंटीमीटर। तो आप देखिए वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है।
achieving greater penetration into a forest and allowing for more interaction between the radar signal and large branches and tree trunks. मतलब ये बहुत नीचे तक जा सकती है. It is capable of going to the grassroots level. Wavelength does not just impact the penetration depth into forest but also into other land cover types such as soil and ice. तो सिर्फ ये फॉरेस्ट कवर के लिए नहीं है, और भी धरती के नीचे आपने चेक करना है, आइस कितना ज़्यादा थिक है या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इस चीज़ को आपने चेक करना है, तो उसके भी ये काम आता है. नाउ लेट अस सी द सिग्निफिकेंस कि इतना बड़ा जो हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की ठानी है, इसका सिग्निफिकेंस एक्चुअल में है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम अर्थ को ऑब्जर्व, क्या ज़रूरत पड़ी है हमें. कहा गया कि प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा. किस तरह से? देखिए, निसार जो है वो डेटा बहुत ज़्यादा हमें कलेक्ट करके देगा. धरती पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह से बदल रहे हैं, हैज़ार्ड्स आने की वजह से लैंड मासेस में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमारे को हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे साइंटिस्ट के पास पहुंचेगी तो वो लोग हमारे यहाँ पर हो रहे जितने भी चेंजेस हैं उसका बेटर एनालिसिस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज ने कितना ज़्यादा नुकसान अभी तक हमें पहुंचा दिया है, कितनी तेज़ी से ये नुकसान हमें पहुंच रहा है, और साथ ही साथ अगर ये नुकसान हमें पहुंच रहा है तो इसको हमें टैकल करने के लिए आगे आने वाले समय में क्या करने की ज़रूरत है, क्या स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है. इट विल ऑल्सो प्रमोट ग्लोबल हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी. क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द अर्थ इकोसिस्टम, तो हेल्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे. एग्रीकल्चर जो है वो अफेक्ट हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक खतरा हमारे मंडरा रहा है. आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो किस तरह से इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगी, उनके लिए भी हमें ये डेटा कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसके साथ साथ कुछ ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ हैं जैसे कि अफ्रीका है, एशिया है, जहाँ पे पॉपुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दैट इज़ वाई दिस प्रोजेक्ट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजनल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एरिया. सो यूएसए के साथ मिलके हम जितनी भी वल्नरेबल पॉपुलेशन हैं, वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इंटीग्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर स्टेबल सिस्टम्स को इंश्योर करने की ट्राई कर रहे हैं. अगर वहाँ के लोग हेल्दी रहेंगे, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी रहेगी, तो ओवरऑल जो ग्लोबल प्रोग्रेस हम चाहते हैं धरती के ऊपर वो पॉसिबल हो पाएगा. इट विल ऑल्सो एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्लैनेट्स हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड क्रस्ट. सो आउटर लेयर जो है अर्थ का, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसकी भी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी. बहुत चेंजेस आते रहते हैं क्रस्ट के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो रीज़न हो गया क्लाइमेट चेंज का, और भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज अर्थ के ऊपर हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वोल्केनोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड मास जो है वो चेंज होता ही रहता है. सो इसकी वजह से हमें इस अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. अब थोड़े क्वेश्चंस का अगर हम यहाँ पर देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर आ सकते हैं. देखिए, एक तो क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट बन सकता है रिलेटेड टू निसार प्रोजेक्ट, तो यूपीएससी आपसे डायरेक्ट पूछ सकती है मेंस के अंदर, निसार क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़. ये शॉर्ट आंसर बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा. दूसरा क्या हो सकता है कि इसरो और नासा किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो नॉट जस्ट निसार बट और भी अगर ओवर द ईयर्स कोई ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स रहे हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत है. तो ऐसा एक ब्रॉड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है. थर्डली यहाँ पर पूछा जा सकता है इसरो की अचीवमेंट्स के बारे में. सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर इसरो कि वो नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी, इतनी एक्सपीरियंस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाला है. राइट, सो दीज आर फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. प्रीलिम्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है अबाउट निसार किनका प्रोजेक्ट है, ये पूछ सकते हैं. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है, इसमें कौन सी वेवलेंथ्स का इस्तेमाल होता है, कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो माइक्रोवेव रेंज जो है उसका इस्तेमाल होता है. ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है. सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चंस. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us for more updates on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please follow us on our Telegram channel. Thank you very much.